छात्रों, आज हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अंतर्गत वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में घोषित किया गया था, या जिसको अंग्रेजी में वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। वुड का घोषणा पत्र 1854। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की या पृष्ठभूमि की या बैकग्राउंड की कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है, वुड डिस्पैच की जरूरत कब पड़ी है, क्यों पड़ी है। देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसका नवीनीकरण 20 साल के बाद हुआ 1833 में। अब 1833 के बाद 20 साल के बाद 1853 आया और 1853 में फिर उस चार्टर एक्ट के नवीनीकरण की बात उठी, आज्ञा पत्र के नवीनीकरण की बात उठी। तो ब्रिटिश जो संसद थी वहां पर उसमें कुछ संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। तो नवीनीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या नवीनीकरण किया जाए, उसमें क्या आवश्यक संशोधन परिवर्तन किया जाए, उसकी भी जरूरत पड़ी। तो उसी को लेकर एक वहां पर समिति बनाई गई। उस समिति ने अपने कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, है ना। तो उसी को लेकर के फिर यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी, यहाँ पर अपना कार्य कर रही थी, उसको वो डॉक्यूमेंट्स सौंपा गया है। उस डॉक्यूमेंट्स को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सरसंचालक रहे हैं, उनका नाम वुड चार्ल्स वुड के नाम से वो जाने जाते हैं। तो कंपनी के संचालक मंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर चार्ल्स वुड, उनके नाम पर ये वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। वो कार्य उनको सौंपा गया है। वो जो आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था और वो सर चार्ल्स को सौंपा गया था कि आप इसके आधार पर भारत में काम करेंगे। तो उन्हीं के नाम पर वो वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। 19 जुलाई 1856 को यह घोषणा पत्र जो है प्रस्तुत किया गया है और इसमें कम से कम 100 अनुच्छेद हैं, जो बहुत ही लंबा अभिलेख माना जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका क्या रहेगी, भारत में शिक्षा नीति क्या रहेगी, उस पूरी चीज को एक स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषित किया है या क्लियर किया है। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें जो घोषित शिक्षा नीति है, अर्थात मुख्य सिफारिशें क्या क्या रखी गई है, क्या रिकमेंडेशंस है, क्या सजेशंस है सर चार्ल्स वुड के द्वारा, तो वो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। नंबर 1 है शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का। यहाँ पर देखा गया उससे पहले कि मैकाले की शिक्षा नीति चल रही थी, जिसके आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड ऑकलैंड जो है ना, या और भी कोई गवर्नर जनरल उसके बाद जो आए हैं, उन्होंने उस शिक्षा नीति को लागू रखा है, चालू रखा है। लेकिन उस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कोई भी स्कूल खोला जाता है, विद्यालय खोला जाता है, तो उसमें शिक्षा के ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। तो मैकाले के विवरण पत्र में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं था, कोई भी इस तरह की सूचना नहीं थी उसमें कि शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। तो पहली बार हमें यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, शिक्षा के जो हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव को पहली बार हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे भारतीयों का जो है बौद्धिक विकास करना या उनका बौद्धिक स्तर जो है ऊंचा उठाना, या भारतीयों का जो है मानसिक स्तर जो है उनका लेवल जो है वो ऊंचा उठाना है या उसका विकास करना है। और क्या हो सकता है, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित कराना है या उनकी भौतिक उन्नति करानी है,
मजबूत करानी है। नेक्स्ट उद्देश्य हो सकता है कि भारतीय का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाना है ना, और भारत में जो अंग्रेजी माल है गुड्स उसकी मांग को यहाँ पर बढ़ाना है। नेक्स्ट इसमें हो सकता था भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना है, उनके नैतिक और चारित्रिक गुणों को उनमें डेवलप करना है। नेक्स्ट इसमें हो सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार कर रही थी, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर भारतीय जो लोग थे जो वफादार हो सकते थे, सुयोग्य हो सकते थे, उनको तैयार करना। तो शिक्षा के कुछ उद्देश्य हमारे लिए सामने आए हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं इसमें कि शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने सरकार पर सौंपा है। इससे पहले शिक्षा का उत्तरदायित्व कौन सी सरकार पर होगा, स्थानीय सरकार पर होगा, राज्य सरकार पर होगा या ईस्ट इंडिया सरकार पर होगा, इस तरह का कोई विवरण नहीं था। तो पहली बार ये भी चीज यहाँ पर देखने को आई है कि वुड के घोषणा पत्र में यह व्यवस्था की गई है कि भारत में जो शिक्षा चल रही है उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो कंट्रोलिंग है, उसका जो नियंत्रण है, उसके जो संचालक है ना, जो काम जो देखना है एक सरकार होनी चाहिए। तो जो सरकार यहाँ काम कर रही है, प्रशासन का काम कर रही है, शासन का काम कर रही है, उस सरकार के ऊपर ही वो शिक्षा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। तो ये भी एक पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। तीसरा आता है यहाँ पर शिक्षा की पाठ्यचर्या। अब बात आती है शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए अंग्रेज लोग जो थे सारे के सारे एक जैसे थे। यहाँ पर शिक्षा की पाठ्यचर्या यहाँ पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी उन्होंने सपोर्ट किया है, जो भारतीय साहित्य है उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया है, यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान है, यहाँ की जो भाषा है उसको भी सपोर्ट किया है, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान उसकी भाषा जो है, उसका जो मेथड्स है, उसके जो टीचर्स है, उसका जो माहौल है, उसको भी उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो जैसे आपका आता है कि प्राच्य भाषा और साहित्य को उन्होंने स्थान देने की कोशिश की है। दूसरा जो है भारतीय की, जैसे इन्होंने अभी उद्देश्य में रखी थी कि भौतिक उन्नति करनी है, आर्थिक उन्नति करनी है, तो उनकी आर्थिक उन्नति कब होगी, जब वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी उन्होंने इस पाठ्यचर्या में स्थान दिया है। और जो धार्मिक शिक्षा थी या धार्मिक जो पाठ्यचर्या था उसके बारे में थोड़ी सी इन्होंने छूट देने की कोशिश की है कि जो मिशन स्कूल जो थे, जो मिशन के स्कूल खोले हुए थे, अंग्रेजी मिशनरी जो आई थी उसने जो भी स्कूल खोले थे उसमें तो धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई थी, लेकिन जो सरकारी विद्यालय स्कूल खोले गए थे उसमें जबरदस्ती नहीं की गई है, वहां पर तटस्थता की नीति अपनाई गई है वहां पर। लेकिन एक चीज पुस्तकालय में बाइबल लगने की बात जरूर कही है उन्होंने, लेकिन वहां पर धार्मिक शिक्षा थोपने की बात नहीं की है। किसी की इच्छा है वो ले सकता है, किसी की इच्छा है धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ सकता है, तो यहाँ पर जबरदस्ती करने वाली कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार का एक पाठ्यचर्या की बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम, अर्थात जो पाठ्यचर्या में पढ़ानी है कौन से माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई जाए, वो संस्कृत मीडियम से पढ़ाई जाए या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाए। देखिए यहाँ पे अपनी बात कही है कि जो प्राइमरी स्तर है आपका, प्राइमरी स्तर पर इनकी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उन्हीं में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी हो सकती है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी शिक्षा दी जा सकती है ना। और दूसरी जो बात इन्होंने कही है, जो आपका माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर जो है उस पर तो केवल उन्होंने अंग्रेजी भाषा और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने की बात कही है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो प्राच्य भाषाएं हैं वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को, साहित्य को अच्छी तरह से नहीं कवर कर सकती है, इसीलिए हमें अंग्रेजी भाषा में उस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से उस ज्ञान को प्राप्त हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके अगर बात करें यहाँ पर शिक्षक की इन्होंने बात क्या कहा, शिक्षक के बारे में शिक्षक की जो इन्होंने वस्तु स्थिति देखी है
जो उनकी शैली है, जो उनका जीवन स्तर है, वो स्थिति बहुत खराब है। तो इन्होंने जो है उनकी जीवन स्तर को बढ़ाने की बात कही है, उनका वेतनमान जो है, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात कही है, ताकि वो उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा उठ सके और उनकी जो स्थिति खराब चल रही थी वो स्थिति को जो है मजबूत कर सके। उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पीन है, उसका जो स्तर है वो बहुत नीचा दिखाई दे रहा है आपको। तो हो सकता है सैलरी बढ़ाने से उसमें कुछ स्थिति मजबूत हो जाए, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें विद्यार्थी के बारे में क्या कहा है कि भारत में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के छात्र छात्रा जो है, जितने भी यहाँ पर सरकारी स्कूल खोले हैं, विद्यालय खोले हैं, सब में अपना वो एडमिशन ले सकती है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव, पक्षपात किसी के स्तर पर नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे सभी प्रकार के स्कूलों में अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। और उन पर जो निर्धन छात्र छात्राएं होंगी उनके लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा गया है कि उनको छात्रवृत्तियां जो है सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। तो ये इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन रखी है। नेक्स्ट इन्होंने शिक्षण संस्थाओं की बात की, यानी कि किस प्रकार की कैसे कैसी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर खोली जानी चाहिए, उसके लिए कई घोषणाएं की है इन्होंने। जैसे जो विभिन्न प्रकार की या विभिन्न स्तरों की जो शिक्षण संस्थाएं हैं यहाँ पर वो खोलनी चाहिए। जैसे उन्होंने इंग्लैंड में हमने देखा है कि विभिन्न स्तर की यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोली गई है, तो विभिन्न प्रकार की या विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थाएं खोलने की बात करी है। दूसरा इन्होंने व्यावसायिक विद्यालय खोलने की भी बात कही है। जैसे आपकी ITI हो जाती है, जैसे आपकी पॉलिटेक्निक हो जाती है, इस तरह की कुछ व्यावसायिक विद्यालय या स्कूल खोलने की उन्होंने बात की है। जैसे वहां पर इंग्लैंड में खोले गए थे पॉलिटेक्निक के स्कूलों में, इंजीनियरिंग के, है ना, ये आपके ITI से संबंधित स्कूल हो गए, तो उनमें छात्र छात्रा जब पढ़ेंगे वो अपने रोजगार से संबंधित वहां पर पढ़ाई पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के विद्यालय खोलने की इन्होंने बात करी है। तीसरी इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की बात करी है, तो विश्वविद्यालय यहाँ पर खोले जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है, या है भी तो बहुत गिरी हुई स्थिति में है ही नहीं है यहाँ। तो इसीलिए इन्होंने एक घोषणा की है, सजेशन दिया है कि जैसा हमारा लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही यहाँ पर जैसे आपका कलकत्ता है, जैसे आपका बॉम्बे है ना, इन स्थानों पर विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई में विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुलपति की नियुक्ति की जानी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो बिल्ड किया जाना चाहिए। उसी के अनुसार ही यहाँ पर टीचर्स जो है, क्वालिफाइड टीचर्स जो है या एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स जो है उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाना चाहिए, उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ की जो शिक्षण विधियाँ है, यहाँ का जो माहौल है, सारा का सारा जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही खोला जाना चाहिए। और फिर उन्होंने एक चीज और कही है कि इन विश्वविद्यालयों से कुछ महाविद्यालयों की अटैच हो। इन विश्वविद्यालयों का काम होगा कि अपने क्षेत्र में ये जो आसपास के जो इनके जिले होंगे, उन जिलों में महाविद्यालयों की स्थापना करें, और जो महाविद्यालय होंगे वो इन विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड होंगे। वहां पर जो पढ़ाई होगी, वहां पर जो शिक्षण कार्य चलेगा, जो वहां पर टीचर्स अपॉइंट होंगे, या वहां पर जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी, जो वहां पर छात्रवृत्ति की प्रक्रिया होगी, जो वहां पर एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रक्रिया होगी, वो सारी की सारी जो है लंदन विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जितने भी वहां पर डिग्री कॉलेज उनमें जैसा चल रहा होगा उसी के अनुसार जो है फिर यहाँ पर जो कार्य चलता रहेगा। जब हमें इसमें सफलता मिल जाएगी तो फिर जैसे और भी हमारे महानगर है, मद्रास है आपका, दिल्ली है आपका, है ना, या लखनऊ है आपका, तो इन स्थानों में भी हम धीरे धीरे फिर उन विश्वविद्यालयों को खोलने की बात करेंगे, है ना। ये विश्वविद्यालय अपने जो क्षेत्र है उनमें महाविद्यालयों का संबद्धता प्रदान करेंगे, ये उन पर नियंत्रण भी रखेंगे, ये छात्रों को एडमिशन भी देंगे, ये उनका पाठ्यक्रम भी बिल्ड करेंगे, ये उनकी परीक्षा भी लेंगे,
जो पास होने वाले बच्चे हैं उनको जो है मार्कशीट भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, है ना। ये सारा का सारा कार्य जो है ये विश्वविद्यालय इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जन शिक्षा की बात। जन शिक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अन्य जन साधारण व्यक्ति है उसकी शिक्षा के बारे में हमने बात की है। जैसे मैकाले ने जो कहा था कि यहाँ पर धन संपदा की कमी है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ पर सभी को शिक्षा दी जाए, है ना। उन्होंने कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं में कुछ कुलीन वर्गों को शिक्षा देने की बात कही थी, लेकिन इसने जन साधारण की बात नहीं कही कि जन साधारण जो है उसको भी शिक्षा देने का अधिकार हमारा ही है, हमारा ही कर्तव्य है उनको शिक्षा देने का। तो वो कर्तव्य हम किस प्रकार से निभाएंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे करनी है उसके बारे में उन्होंने घोषणा की है। जैसे नंबर 1 जो है, जो निस्यंदन का सिद्धांत है उसको निरस्त किया जाना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, जितने भी यहाँ प्राथमिक स्कूल है या माध्यमिक स्कूल है वो कम है, संख्या में कम है, तो उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, उनमें वृद्धि कर देनी चाहिए। जगह जगह है प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल खोले जाने चाहिए और उनमें जो है जो निर्धन छात्र छात्रा पढ़ेंगे उनको जो है स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, उनको जो है छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू द पुअर स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसा कार्य भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम क्या करें कि जन शिक्षा के प्रसार हेतु जो व्यक्तिगत प्रयास है, जैसे कुछ समाज में समाज सुधारक व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि आपके समाज में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्तर पर हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा उसमें सहयोग कर देंगे तो वो भी उनको मोटिवेट करने का काम करना चाहिए, तो वो भी आगे आ सकते हैं इस तरह के लोग। और इसमें एक चीज और कही है कि उन्हें भारतीय भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए और यूरोपीय विज्ञान है उसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाना चाहिए। जो भारत की भाषाएं हैं जैसे आपकी अरबी फारसी है, जैसे आपकी संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है ना, उसमें जो है इनका जो है यूरोपीय जो विज्ञान है उनका अनुवाद कराना चाहिए। और इस तरह से जो है जन शिक्षा का जो प्रावधान है बहुत अच्छा फैल जाएगा। जन शिक्षा है ज्यादा से ज्यादा फैल जाएगी भारत में यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने देखा है कि भारत में जो स्त्री शिक्षा है वो बहुत कम है, बहुत कम झुकाव है स्त्रियों का पढ़ाई की तरफ में, वो पढ़ना नहीं चाहती है ना, या कुछ भी कारण इस तरह के रहे हैं कि वो को एजुकेशन वहां पर नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए इन्होंने उनके लिए भी कुछ बातें कही हैं, जैसे स्त्री शिक्षाओं के लिए इनके जो विद्यालय हैं, इनके जो स्कूल है वो खोले जाने चाहिए, अलग से खोले जाने चाहिए। को एजुकेशन अगर नहीं हो रही है तो अलग से इनके लिए विद्यालय खोल देने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समाज में जो है स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे तो इसलिए हम पढ़ने के लिए आएंगे, है ना। हमें आर्थिक सहायता करनी चाहिए फिर स्कूलों को। स्कूल अगर हम खोल करके फिर देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। उनकी हमें रेगुलर फॉर्म में जो है कि आर्थिक सहायता कर देनी चाहिए। जो वहाँ पर टीचर पढ़ाएंगे उनको सैलरी देनी चाहिए, वहाँ पर हमें पाठ्य पुस्तकें जो है वो भी बालिकाओं को देनी चाहिए। और जो है जो निर्धन परिवार की लड़कियां हैं उनको हमें छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए, है ना। और प्राइमरी स्तर पर उन्होंने ये कहा है कि इनको पढ़ाने वाली जो शिक्षिका शिक्षक होंगे वो भी महिला शिक्षक अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। ऐसे उन्होंने फिर मुस्लिम शिक्षा के बारे में कहा है कि मुस्लिम शिक्षा का जो यहाँ पर रेशो है वो कम है। अगर यहाँ पर जिस आधार पर मुस्लिम रहते हैं और हिंदू उनमें जो एक रेशो है बना हुआ पढ़ाई का तो बहुत कम है, यानी कि मुस्लिम बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं है। हमें गांव-गांव जाकर कुछ इस तरह के कार्यक्रम रखने पड़ेंगे, प्रोग्राम रखने पड़ेंगे ताकि जो मुस्लिम बच्चे जो है वहां पर जो है पढ़ने के लिए आए। इनके लिए अलग से विद्यालय खोलने की भी बात करी है, स्कूल खोलने की भी बात करी है, इनके निर्धन बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भी इन्होंने बात करी है ना। तो इस तरह से मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी इन्होंने अच्छे अपने कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ अपनी घोषणाएं की हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन, इन्होंने देखा है यहाँ पर कि भारत में जो है शिक्षक शिक्षा है नहीं यहाँ पर, यानी कि
अब उन्होंने जो विलियम एडम जो थे उन्होंने भी बात कही थी कि टीचर को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ नॉर्मल स्कूल खोले जाने चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में हमारे प्रशिक्षण स्कूल खोले गए हैं, उसी के अनुरूप ही यहाँ पर प्रशिक्षण स्कूल खोले जाने चाहिए और उनमें जो अध्यापक जो अप्रशिक्षित पढ़ा रहे हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहिए, है ना। और नए जो स्कूल है नए टीचर्स भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए छात्रवृत्ति देने की बात कही है, उनके लिए अच्छा एक पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात कही है, उनके लिए जो वहाँ पर टीचर पढ़ाएंगे वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए। तभी वो जैसे आपको बीटीसी है या बीएड है इनको पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे एमएड होने चाहिए, पीएचडी होने चाहिए। जो बीटीसी है बीटीसी को पढ़ाने वाले जो आपके बीएड या एमएस करके पढ़ाई कर चुकी हो इस तरह के, है ना, तो क्वालिफिकेशन उनकी बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ही कुछ यहाँ पर शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो अच्छी तरह से हो सकता है, या शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है ना, शिक्षा की जो क्वालिटी है तो ही उसमें सुधार हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है एक नया हेडिंग उन्होंने दिया है सहायता अनुदान प्रणाली, है ना। जैसे यहाँ सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली, ये अगर बात करें तो क्या चीज है, जितने भी विद्यालय खोले गए हैं स्कूल खोले गए हैं उनकी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उनको आर्थिक सहायता या सहायता अनुदान प्रणाली में गिरा जाना चाहिए। कॉलेज का जो भवन होता है वो कुछ समय के बाद में वहाँ की जो पुताई है वो खराब हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, वहाँ के जो फर्नीचर है वो टूट जाता है ना। यहाँ वहाँ का जो आपका छात्रवृत्ति का काम है, पुस्तकालय का काम है, प्रयोगशाला का काम है ना, और टीचर की सैलरी का काम है, वहाँ पर बहुत सारे आर्थिक स्तर से जो है मजबूत हो जाने चाहिए। तो उसके लिए वो है सहायता अनुदान प्रणाली की उन्होंने बात की है कि जितने भी यहाँ पर सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं उनको रेगुलर फॉर्म में कुछ पैसा दिया जाना चाहिए जो उनके टीचर्स की सैलरी के काम आएगा, निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने में काम आएगा, पाठ्य पुस्तकों में काम आएगा, यूनिफॉर्म में काम आएगा, भवन का जो स्ट्रक्चर है या जो भवन की टूट फूट है उसमें काम आ जाएगा, आपकी प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, लाइब्रेरी है उसमें टूट फूट होती है, किताबें और मंगवानी है, परीक्षा प्रणाली है उसमें पेपर बनेंगे, उसमें एग्जाम कॉपी भी आएंगे, वो कैसे आएंगे, तो उसमें हमें सहायता अनुदान प्रणाली जो है वो रेगुलर फॉर्म में हमें लागू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हमने इसमें बात की थी क्रमबद्ध स्कूलों की स्थापना, क्रमबद्ध स्कूलों की स्थापना, क्रमबद्ध स्कूलों की स्थापना। क्रमबद्ध स्कूल कैसे होंगे, जैसे प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, या हाई स्कूल होगा, या इंटरमीडिएट होगा, या आपकी यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि यहाँ पर ये आपकी प्राथमिक विद्यालय होगा, प्राथमिक विद्यालय, ये आपका जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, ये आपका हाई स्कूल रहेगा, ये आपका इंटर कॉलेज, और ये आपका विश्वविद्यालय, यानी कि क्रम से जुड़े हुए व्यवस्थित स्कूल। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय हमारे खोले जाने चाहिए, उसके बाद में यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई करेंगे वो प्राथमिक स्कूलों में, उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल होने चाहिए। जूनियर हाई स्कूल होते हैं यहाँ पे 6 to 8 तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, उसके बाद हाई स्कूल 9, 10 इसमें, इसके बाद इंटर कॉलेज होना चाहिए, इसमें 11 बार, उसके बाद में फिर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से ऐसी शिक्षा यहाँ पर खोली जानी चाहिए। तो कुछ इन्होंने इसके बारे में अपनी सिफारिश दी है, शिक्षा नीति अपनी प्रकाश में लाई है। अब देखना सरकार को है कि वो इन सिफारिशों को कितना मानती है, कितना इसको एक्सेप्ट करती है, कितना इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो छात्र आज का प्रोग्राम इतना ही।
बारे में थोड़ा सा